My dear students, in previous video we discussed about metals, non-metal, metallurgical process। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10th के लिए इस लेसन में एक बहुत ही बर्निंग पॉइंट रह गया है जिसको हम कोरोजन कहेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं, आज का जो हमारा वीडियो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम समझेंगे कि कोरोजन क्या होगा, कोरोजन किसे कहेंगे। तो निश्चित है कि द ईटिंग अप मेटल सरफेस बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड। मेटल के सरफेस के ऊपर एयर या मॉइस्चर या एसिड के अटैक से उसका सरफेस का डिग्रेड हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना कोरोजन कहलाता है। तो हम इसकी डिफिनीशन क्या देंगे? द ईटिंग अप मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और केमिकल लाइक एसिड इज नोन एज कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे को जंग लगता है, या ग्रीन कोटिंग इन कॉपर, या ब्लैक लेयर फॉर्मेशन इन ऑन सिल्वर, या जो एल्युमिनियम होता है, या इवन आपका जो है कॉइन जितने होते हैं ब्लैकिश हो जाते हैं। लेकिन हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे हम लोग चलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन पे, तो हमको ये देखना है कि कोरोजन जो हो रहा है, इस कोरोजन में जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जो जंग लगती है, इसका रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले ये समझें कि कोरोजन क्यों लगता है या रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है। तो जो आयरन है निश्चित है कि अनसेटिस्फाइड है, उसमें टेंशन ज़्यादा है, अनसेटिस्फाइड है, टेंशन है। तो निश्चित है कि जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, उसको तब तक जो है नहीं लगेगा कोरोजन या रस्टिंग की प्रक्रिया तब तक नहीं होगी, क्योंकि यह एक रिडॉक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जो बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। होता ये है कि इसकी जो मैकेनिज्म है रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि इसमें जो कोई आयरन आर्टिकल है, अगर वो डिप्ड है, ठीक है, ऐसी जगहों पे है जहाँ पानी, रुका हुआ पानी है, स्टिग्नेंट वाटर है, तो होता ये है कि CO2 वाटर के साथ मिलके बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो जो रुका हुआ पानी है उसमें सम एसिडिक मौजूद होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। H2CO3 ये टूट के देता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 निगेटिव। और जैसे ही ये बन गया कि यहीं से शुरुआत हो जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। होता यह है कि आयरन यानी Fe ये ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ, इसके द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन, अब निश्चित है कि जो O2 है, ये O2 और ये जो H पॉजिटिव है, ये रिएक्शन कहाँ हुआ? एट एनोड, और यहाँ पे है एट कैथोड। यहाँ पे ये जो O2 है, H पॉजिटिव जो एसिड या इलेक्ट्रोलाइट से मिला, निश्चित है कि O2 है तो 4 H चाहिए, और यहाँ से फिर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इसको 2 करना पड़ेगा, और तब ये बन जाएगा 4, और इस तरीके से यहाँ से बन जाएगा ट्वाइस H2O। ये आपका हो गया रिडक्शन। तो हम कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का रिडॉक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिडॉक्स प्रोसेस है। नेट रिजल्ट क्या हुआ? 2FeS प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू 2Fe2 प्लस 2H2O, एंड दिस इज द रिडॉक्स प्रोसेस। अब क्या होगा कि ये जो 2Fe2 प्लस बना, जो फेरस आयन बना, अगेन ऑक्सीडाइज होगा, और Fe2 प्लस ये अगेन O2 यानी मॉइस्चर से क्रिया करेगा, और मॉइस्चर यानी H2O, 4H2O। निश्चित है 4H2O, ये 4Fe है, और यहाँ पे बन जाएगा Fe2O3
इसको आप ट्वाइस कर देंगे और यहाँ निकल जाएगा 8H पॉजिटिव। और इस तरीके से ये जो 8H पॉजिटिव है फिर से रिएक्शन चलता रहेगा। और ये जो Fe2O3 है, Fe2O3 XH2O से मिल के बना लेगा Fe2O3.XH2O। दिस इज द रस्ट, यानी रस्ट किसे हम कहेंगे, तो रस्ट हमारा हो जाएगा फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये फार्मूला है रस्ट का। ध्यान देंगे आप, हमने क्या कहा कि जो आयरन है, आयरन को जंग लगने की शुरुआत तब होती है जब हमारा वह आर्टिकल ऐसे पानी में डूबा हो जहाँ स्टेगनेंट वाटर हो, पानी रुका हुआ हो, एयर हो। निश्चित है कि रुके हुए पानी में CO2 की वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और अगर कार्बोनिक एसिड बन गया तो कार्बोनिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और वो इलेक्ट्रोलाइट रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए इनिशिएटर का काम करेगा, और वहीं से इनिशिएटर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का। होगा ये कि आयरन ऑक्सीडाइज होगा और उसके द्वारा लूज हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ के H पॉजिटिव लेके H2O बनाएंगे, और एक प्रकार का एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और फिर अगेन Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+, और इस तरीके से बन जाएगा Fe2O3। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 8H पॉजिटिव रिलीज होगा, ये H पॉजिटिव फिर से। तो इस तरीके से जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, एक प्रकार का कॉन्टिन्यूअस स्लो प्रोसेस होगा जो धीरे धीरे चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि कंप्लीट आयरन का जो आर्टिकल है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो प्रोसेस, और ये प्रोसेस तभी होगा जब हमारा आयरन का आर्टिकल एयर और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में रहे। एक्सपेरिमेंटली भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, कैसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में हम आयरन नेल डालेंगे। ये आयरन आर्टिकल है, ये आपका आयरन है Fe नेल। इसमें हमने वाटर प्लस एयर मिक्स है। यहाँ पे हमने बॉइल वाटर लिया है, वाटर विदाउट एयर, और यहाँ पे ओनली ड्राई एयर लिया है। हम देखेंगे कि आफ्टर सम डेज यहाँ पे जो आपने लोहे का सैंपल डाला हुआ इस टेस्ट ट्यूब में, जहाँ केवल एयर है, इसको कोई रस्टिंग नहीं लगेगा। यहाँ जो आपने वाटर लिया है इसके अंदर एयर नहीं है, यहाँ भी कोई रस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन जिस सैंपल को आपने ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाला है जहाँ वाटर है और वाटर के साथ साथ उसमें मिक्स एयर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ रस्टिंग लगेगा। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ क्लियर दैट कि फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन मॉइस्चर एंड एयर बोथ आर इसेंशियल, दोनों ज़रूरी है। तो वाटर और मॉइस्चर, ये दोनों, जो मॉइस्चर एयर, ये दोनों मिलके जो आयरन सैंपल है उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, या कहोगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स प्रोसेस एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन आयरन सैंपल केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन एयर एंड मॉइस्चर। ओके, अब हम चलते हैं ये समझने कि इस रस्टिंग ऑफ आयरन को हमको अगर रोकना होगा तो कैसे रोकेंगे। तो पहला हमारा तरीका होगा पेंटिंग। निश्चित है कि अगर आयरन सैंपल के ऊपर हम पेंटिंग कर देते हैं तो पेंटिंग कर देने से क्या होगा, निश्चित है कि वहाँ से क्या हो जाएगा, पेंटिंग जो होगा हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर वाइज जो होगा या मॉइस्चर होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी वह सैंपल हमारा वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इस तरीके से वो रस्टिंग से बच जाएगा। दूसरा हमारा तरीका है आयलिंग। अगर हम
उस आयरन सैंपल के ऊपर आयलिंग कर देते हैं। आयलिंग करने से क्या होगा कि आयल, निश्चित है कि आयल भी हाइड्रोफोबिक होता है, वो मॉइस्चर को आयरन सैंपल से अटैच नहीं होने देगा और इस तरीके से हमारा सैंपल कोरोजन से बच जाएगा। तीसरा जो होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन सैंपल। आयरन जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके ऊपर हम जो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा जिंक जो होता है उसका थिन लेयर की हम कोटिंग कर देते हैं। अब जिंक के थिन लेयर की कोटिंग कर देने से जो हमारा आयरन है वो कोरोजन से बच जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जिंक तो एक्टिव है आयरन से, उसको तो कोरोजन ज़्यादा लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। लेकिन जिंक क्या करेगा कि जिंक अपने सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के JDNO का एक थिन लेयर डेवलप कर लेगा और ये जो थिन लेयर होता है ये काफ़ी हार्ड होगा और हार्ड होने की वजह से ये जो हमारा आयरन सैंपल होगा, यानी जो एयर या मॉइस्चर होगा वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा आयरन सैंपल होगा वो कोरोजन से या रस्टिंग से बच जाएगा। अगला हमारा तरीका होगा बाय यूजिंग टिन या क्रोमियम। ये टिन या क्रोमियम ही ये रस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, रस्ट रेजिस्टेंस हैं, तो इनके भी यूज़ करने से या इनकी कोटिंग कर देने से हमारा जो आयरन सैंपल है वो रस्ट से बच जाएगा, क्योंकि टिन और क्रोमियम को रस्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखें और क्या तरीका हो सकता है, तो और तरीका है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। जैसे अगर मान लो हमारा लोहा है या जो मेटल है जो कोरोजन लग रहा है, अगर हम एलॉय बनाते हैं तो एलॉय बनाने से क्या बेनिफिट होगा कि उस मेटल के अंदर जो अनसेटिस्फाइड एरिया है या उस मेटल के अंदर जो डिफेक्ट है या जो डिफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, पैकअप हो जाएगी, जिसके वजह से वह एयर या मॉइस्चर के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल टू प्रिवेंट कोरोजन। जैसे आप आयरन ले लेते हो, आयरन से हम स्टील बनाते हैं, आयरन को तो जंग लगता है, रस्ट लगता है, लेकिन स्टील को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि आयरन के अंदर 1 से 1.5% फाइन कार्बन पाउडर जो है हम प्रेस कर देते हैं। तो जब हम कार्बन पाउडर को प्रेस करेंगे आयरन के अंदर, तो उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है या जो भी वैकेंसी है या जो भी अनसेटिस्फाइड एरिया है वो कार्बन पाउडर के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट एलॉय आर रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। क्लियर? अब हम देखेंगे कि एल्युमिनियम को क्या रस्ट लगेगा। तो एल्युमिनियम भी जो है मतलब इसको कहेंगे कि रस्टिंग रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लेता है और Al2O3 के कोटिंग हो जाने की वजह से वह मॉइस्चर या एयर के और ट्रैप होने से वो प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ Al2O3 we can say that aluminum are resistance for what? For rusting, और इस तरीके से रस्टिंग से बच जाता है। कापर की बात करें तो कापर को कोरोजन होता है। कापर में हमने देखा होगा कि कापर चूँकि लेस रिएक्टिव है, तो कापर को अगर बहुत दिनों तक मॉइस्चर के साथ रखा जाए तो कापर मॉइस्चर के साथ मिलके CuCO3 CuOH ट्वाइस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर की कोटिंग कापर पे आ जाना ये कोरोजन कहलाता है। अब जो ग्रीन कोटिंग कलर आ गया तो ये इजीली रिमूव हो सकता है इफ़ दे आर ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ग्रीन कलर ऑफ कापर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एयर में मौजूद H2S, एयर में मौजूद H2S अगर है तो उसके सल्फर के साथ लेकर के ये Ag2S का एक ब्लैक कवर या ब्लैक लेयर अपने ऊपर बना लेता है और ब्लैक लेयर बना जाने की वजह से हम इसको कहेंगे कि इसका भी कोरोजन होता है। बट गोल्ड एंड प्लेटिनम आर वेरी गुड एंड दे आर रेजिस्टेंस फॉर कोरोजन। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये काफ़ी आइडियल हैं और इनका जो कोरोजन होता है ये कोरोजन के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंस माने जाते हैं। अब हमने कहा
कि कोरोजन से बचने के लिए हम जो है एलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि एलॉय जो होता है काफ़ी बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू पैरेंट्स मेटल। एलॉय होता क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 मेटल जिनकी एटॉमिक साइज या जिनका मेल्टिंग पॉइंट नियरली इक्वल हो। क्योंकि इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ऐसे ही मेटल को आपस में मिक्स करते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट नियरली इक्वल हो या नियरली बहुत कम का अंतर हो। तो ऐसे जो मेटल होते हैं उनको हम मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करने के बाद, पिघलने के बाद उनको धीरे धीरे जब कूल करते हैं तो एलॉय बनता है। और ये जो एलॉय होता है दे आर बेटर इन मेनी प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स मेटल। ठीक है, जैसे आपने देखा आयरन को जंग लगता है, आयरन को कोरोजन होता है, लेकिन उसी आयरन से जब हम स्टील बनाते हैं या उसी आयरन से जब हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो वो रेजिस्टेंस जो है वो जो है रस्टिंग के रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी उसको रस्टिंग नहीं लगता है। या हमने देखा कि तांबे को लग रहा है, लेकिन उसी तांबे को लेकर के अगर हम ब्रास बनाते हैं, ब्रास क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 80% कापर एंड 20% जिंक। इन दोनों को, चूँकि कापर और जिंक दोनों की एटॉमिक साइज नियरली इक्वल है, मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो इनको इनके मेल्टिंग पॉइंट तक इनको क्या किया जाता है? पहले पिघला दिया जाता है, और जब ये मोल्टन स्टेट में आते हैं फिर धीरे धीरे इनको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद ये आपका ब्रास बन गया। अब यहाँ जिंक जिसको कोरोजन लगता था कापर के आ जाने, ये जो है कापर में जिंक मिक्स हो जाने से निश्चित है कि ये कोरोजन से बचेंगे और ये मजबूत होंगे। ये जो है इनकी कई प्रॉपर्टियाँ जो है इम्प्रूव होंगी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स मेटल। उसके बाद आप देखोगे ब्रोंज हो गया। ब्रोंज में भी हम क्या करते हैं? ब्रोंज में हम कापर लेते हैं 90% और टीन लेते हैं 10%। इन दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो जो है ब्रोंज कहलाता है, जिसको एलॉय कहेंगे। या सोल्डर आपका क्या है? लेड 50% और टीन 50%। इन दोनों को लेकर के हम सोल्डर बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टू प्रिपरेशन ऑफ एलॉय इज बेटर एंड दे हैव बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स मेटल। और इनमें कोरोजन का जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रह जाती है, यानी कोरोजन से हम बच जाते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता कैसे है, और मेटल के अलग अलग किस तरीके से कोरोजन होते हैं। तो हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन, या हमने देखा ग्रीन कलर डेवलप इन कापर, या ब्लैकिश कलर ऑफ सिल्वर। ओके, थैंक्स।